दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं करने वाला हूँ 1992 से लेकर 2025 तक जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं बीपीएससी द्वारा, वो सब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत कर पहले करते हैं भारतीय इतिहास से। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करने से ये हमको आइडिया मिलता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस लेवल का आ रहा है और किस टाइप का आ रहा है दोस्तों। ये हमें फायदा मिलता है पीवाईक्यू क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पहले हम करते हैं दोस्तों प्राचीन इतिहास से, यानी एंशिएंट हिस्ट्री से। तो प्राचीन इतिहास का पहला भाग आता है पाषाण काल। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 64th बीपीएससी 2018 में पूछा गया है प्री में। तो दोस्तों, इसका जो साक्ष्य मिला मेहरगढ़ से मिला है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग जो है वो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है दोस्तों। ये देखिए 44th बीपीएससी में 2000 में पूछा गया है, क्योंकि उस समय 4 ही ऑप्शन होता था, इसलिए इसमें 4 ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? दोस्तों, अब आपको बता दें कि इस बार बीपीएससी में काफी ज्यादा वैकेंसी आने, 1200 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। और इस बार तो चेंज किया है, ऑप्शन नंबर ई तो रहेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ई कहेगा कि आपको अगर इस प्रश्न का जवाब नहीं पता है तो आप जो है ऑप्शन नंबर ई को टिक कीजिए। यानी आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से आपको सभी को रंगना पड़ेगा। अगर इसमें से 10 छोड़ देते हैं उसको नेगेटिव मार्क लग जाएगा। इस बार ये बीपीएससी में चेंज किया गया है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और यहाँ से क्या मिला है? तो चित्र का जो है हमें साक्ष्य मिला है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुतनूर नवपाषाण स्थल का स्थान, और इधर नवपाषाणकालीन स्थल है। पुतनूर कहाँ है? चिरांद, चिरांद तो दोस्तों बिहार में है, तो बी का 4 हो गया। चलिए, गुफराल, गुफराल जो कश्मीर में हो जाएगा, तो बी का 4। तो बी का दोस्तों 4 किस में है? इस ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। देखिए, मात्र हमको एक पता था, एक पता से हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा? उतनूर हो जाएगा तेलंगाना। उतनूर कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। चिरांद बिहार हो जाएगा, और गुफराल जो है तमिलनाडु हो जाएगा, और पई मल्ली जो है कश्मीर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि किस शहर को, नहीं इधर इस तरफ है, इधर सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। आहार जो है किस नदी पर? आहार जो है वो किस नदी पर है? काई था किस नदी पर है? इन सबको मिलाना है। तो दोस्तों, इसका जो है वो आहार जो हो जाएगा वो बनास में है। आहार कहाँ है? बनास में है। और काई था ये काली सिंध में है। सबलदा ताप्ती नदी, मालवा नर्मदा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया है 2019 में। तो मैं आपको जो है बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं तो सबका जो है प्रीवियस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आप लोग उसको पूरा कीजिए। चलिए दोस्तों, अब अगला चैप्टर आ गया सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से प्रश्न आ गया। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ये पड़ती है उत्तर ऐतिहासिक काल में पड़ती है। उत्तर ऐतिहासिक काल में पड़ती है सिंधु सभ्यता। चलिए आगे बताइए, सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो पक्की ईंटों से बनी इमारत है, पूजा स्थल है,
यानी इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते, सिंधु सभ्यता के बारे में जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशेष मुख्य प्रमुख विशेषता नगर नियोजन का माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे के एक निश्चित योजना के अनुसार जो है बसाए जाते हैं, और पक्की ईंटें से बनी इमारतें में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एवं अनागार प्रमुख मिला है, और इनकी सतह जो है पक्की ईंटों की होती थी और जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया था। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें होती थी, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार होता था, वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, यानी व्यापार होता था। और मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि जो है प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में जो है पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन जो है इस प्रकार जो भारत में प्रथम असली मेहराब की उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता था। हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट हो, यानी एक से ज्यादा हमारा आंसर सही हो रहा था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल को जाना जाता है। मिनी हड़प्पा के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लोथल को जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल, हड़प्पा का बंदरगाह कौन है? लोथल। लोथल से व्यापार होता था दोस्तों। और लोथल दोस्तों किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे, ये याद रखिएगा, भोगवा नदी किनारे। लोथल लोथल शहर जो है वो किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे। चलिए आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल है। लोथल कहाँ? गुजरात में, और भोगवा नदी किनारे है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे है, दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सा है? वो है दोस्तों मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि इराक में है। ये क्वेश्चन देखिए 17वीं बीपीएससी में जो री एग्जाम हुआ था 2024 में आया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? वो जानवर था घोड़ा। घोड़ा के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को बारे में नहीं पता था। तो बैल के बारे में पता था, हाथी के बारे में पता, लेकिन घोड़ा के बारे में सिंधु सभ्यता लोगों को पता नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल जो प्राप्त हुआ है वो ऑप्शन बड़ी उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए बनवाली, यानी यहाँ से जो क्या मिला है कालीबंगा, और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा का प्रतिकृति मिला है। तो यहाँ पे आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना। टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है कहाँ से? ये बनवाली और कालीबंगा दोनों जगह से मिला, तो हमारा आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जोते गए खेतों के निशान जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो जोते हुए साक्ष्य मिलता है दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? वी.एस. स्मिथ, वी.ए. स्मिथ। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था। 1926-27 में वर्ष 1933-34 तक जो है वो माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए.एन. घोष, जे.पी. जोशी आदि जो है इन सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहते, बल्कि ये इंडोलॉजिस्टिक एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल रंग का प्रयोग होता था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, आईटीआई खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो इनके अनुसार जो है वो 900 वर्ष तक जो बारिश नहीं हुआ था, इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता वो पतन में चला गया था या ध्वस्त हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन है। अब आ गया वैदिक काल से आ गया प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो गार्गी संबंधित नहीं है ऋग्वैदिक युग से। देखिए ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है, खत्ते बीपीएससी में 2 से पूछा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह करता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं और नवम मंडल में सभी 114 सूक्त यानी सोम को समर्पित है। और सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इसके पेय पर नामांकित देवता की जो है वो चर्चित है, चर्चा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ये हुई धर्मशास्त्र के समय में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग जो शुरू हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1600 से 1200 ईस्वी के बीच में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है नहीं, तो बिल्कुल से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो लोहे का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1600 से लेकर 1200 ईस्वी के लगभग निर्धारित की गई थी, जिसकी तिथि भारत में राजस्थान के दोआब क्षेत्र लोहा कृष्ण लोहित भांडों के साथ प्राप्त हुआ, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व जय ग्रंथों में इसे धातु स्वरूप प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसे पुरुषनीक नदी के तट पर लड़ा गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन एवं ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? तो इसकी चर्चा किया गया दोस्तों, ये उपनिषद में किया गया है। देखिए बीपीएससी टीयर 3 में 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है। अभी लोग तो टीयर 4 का इंतजार कर रहे हैं। बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषि पतन या फिर मृगदाव यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन दिया और कुशीनगर में उनका निधन हुआ था, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है,
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध की हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताइए अब। स्तंभ वन के स्तंभ टू से सही मेल करना है। इनका जन्म जो हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, और ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन दिए थे कहाँ? सारनाथ में। और निधन हुआ था कुशीनगर में। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अब। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो बिहार में नहीं हुई थी। ये कहाँ हुआ था? कुंटल वन हुआ था ना। चलिए आगे बढ़ते अब। अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था राजगृह में। राजगृह में किया गया था, जो कि 483 बीसी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते अब। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? इसका आयोजन राजगृह में किया गया था। बताइए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह, राजगृह में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? ये किया था कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने कश्मीर में किया था। कश्मीर के कहा? कुंडलवन में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। पहला हुआ था राजगीर में बौद्ध संगीति, दूसरा हुआ था वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडल ग्राम में, कुंडलवन में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म के जो है वो धार्मिक पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो देवी देवताओं की मूर्ति और की पूजा करना का ये अलग करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आगे क्वेश्चन, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये दोस्तों पीढ़ी जो है, तो ये पीढ़ी जो होना चाहिए 7वीं पीढ़ी का होना चाहिए। अच्छा देखते हैं नीचे क्या। महाबोधि मध्य स्थित वर्तमान बौद्ध वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हरिंग के अनुसार जो है उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था, और इसके बाद इस स्थान पर कई वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जो है जिनमें हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का। कौन सी पीढ़ी का? 5वीं पीढ़ी का, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का उठाने का जो है वो अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार जो है यह वृक्ष कम से 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र एक बार
पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिगम द्वारा लगाया गया था। अतः यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार पर्यटन के वेबसाइट पर इसे पांचवी पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों का विवाद के अनुसार जो है कारण जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने इस फंड को मूल्यांकन से बाहर रख कर दिया गया था। यानी पांचवी पीढ़ी कोई कहता है तो कोई छठी पीढ़ी कहता है, इसलिए जो है इस पर पीपीएससी आयोग जो है इस प्रश्न को जो है थोड़ा डाउट में रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 512 520 ईस्वी के बीच में यात्रा किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में। अब बताइए, वे शिक्षक जिन्हें बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था? तो अलार कलाम और रुद्रग्राम जो था उससे जो है शिक्षा प्राप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते अब। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वह आत्मदहन है। इन दोनों में अलग है। बौद्ध धर्म अलग है और जैन धर्म अलग है। देखिए, तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्य मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, लेकिन जैन धर्म में नहीं किया गया था। जबकि वेदों के प्रारंभिकता के अति अनावस्था कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्म में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, वो बौद्ध धर्म का था। चलिए आप लोग बताइएगा दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? चलिए आगे है क्वेश्चन अब जैन धर्म से, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था कुंडलग्राम में हुआ था। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार आया ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन अब है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली था। चलिए आगे क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष जो है स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। आगे क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है दोस्तों। चलिए अगला बताइए आंसर, त्रिरत्न या त्रिरत्न तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो वह जैन धर्म से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे? मखखली गोसाल थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल राजा था जो जैन धर्म के प्रति काफी जो है वो झुकाव था। वह स्थान जहां महावीर के पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो स्थान है जम्भी ग्राम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैव और भागवत धर्म से है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्त की थी। चलिए, नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब आगे क्वेश्चन आ गया है, अगला चैप्टर से आ गया, छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा से पाटलिपुत्र संस्थापक थे कौन थे? अब इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर
पाटलिग्राम में एक किला बनाकर किया था। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है विकल्प ए को माना है, जो कि रुचिपूर्ण है। अरे वाह, यही ना होगा। अच्छा, ऑप्शन में अजातशत्रु है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र किस शासक ने? अजातशत्रु बनाया था। अजातशत्रु ऑप्शन में है नहीं। चलिए, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? ये उदयन ने किया था। ये पाटलिपुत्र से लेकर कहाँ लेकर गया था राजधानी? क्या करें क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उदयन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस